नमस्कार मित्रों, संस्कृत ऋषिकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संस्कृत शिक्षण सूत्र। संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत संस्कृत के शिक्षण सूत्र। हालांकि हर विषय में संस्कृत शिक्षण सूत्र होता है, जिसके माध्यम से भाषा या विषय को सरल बनाने के लिए शिक्षक प्रयोग करता है और उनके प्रयोग से छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है। छात्रों को विषय रुचिकर लगता है, जिससे वे आसानी से भाषा को अधिगम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अन्य विषय को भी अधिगम कर सकते हैं, अन्य विषय को भी सीख सकते हैं। इसीलिए कुछ दार्शनिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने कुछ शिक्षण सूत्रों का निर्माण किया है। ये जो शिक्षण सूत्र हम पढ़ाते हैं, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, आगमन निगमन, ये दार्शनिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने बनाए हैं। उन्होंने विचार किया कि कैसे छात्रों में भाषा अथवा विषय के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए, जिससे वे आसानी से सीख सके, उनका पढ़ाई में से मन बोर ना होने पाए, आसानी से सीख पाए। इसलिए कुछ शिक्षण सूत्र पढ़ाए गए हैं और आज हम संस्कृत के शिक्षण सूत्र आपके समक्ष लेकर के आए हैं, जिनके माध्यम से संस्कृत विषय को सरल व रुचिकर बनाया जा सकता है। इसमें शिक्षण सूत्रों में देखिए, पहला शिक्षण सूत्र के बारे में बताया गया है कि शिक्षण सूत्र क्या है, कैसे है, इसके बारे में बताया गया है कि शिक्षण सूत्र का लाभ क्या है। तो इसके बारे में देखिए, ऊपर लिखा हुआ है कि शिक्षण में कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने अनुभवों व विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जिन्हें हम शिक्षण सूत्र के नाम से जानते हैं। मतलब अपने अनुभव, शिक्षा शास्त्रियों ने जो अनुभव किया कि छात्रों को कैसे पढ़ाया जाए जिससे उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो और भाषा व विषय को रुचिकर बनाया जा सके, जो उनका अनुभव था और जो ही उनका विचार था, उसी को उन्होंने प्रस्तुत किया और उसे हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। आजकल भी तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो नए नए विचारों को प्रस्तुत करते हैं, नए नए विचारों के माध्यम से, नए नए प्रयासों के माध्यम से, नए नए तरीकों से छात्रों में रुचि उत्पन्न करके पढ़ाते हैं। उसको हम शिक्षा में नवाचार कह सकते हैं। आज भी ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो नए विचार, नए अनुभवों के आधार पर छात्रों को सिखाते हैं, अधिगम करवाते हैं। उसे हम आधुनिक विधियां कह सकते हैं, आधुनिक सूत्र कह सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि शिक्षण के सूत्र कहा जाता है, इन सूत्रों से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संक्षिप्त, सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली व वैज्ञानिक बन जाती है। इनका प्रयोग करने से संक्षिप्त तरीके से, सुगमता से, रुचिकर पूर्ण, प्रभावशाली और वैज्ञानिकता पूर्ण हम पढ़ा सकते हैं। बच्चों को अधिगम आसानी से करवाया जा सकता है। जैसे आजकल देखिए जीएस वगैरह पढ़ाई जाती है तो उसमें ट्रिक बना दिया जाता है। जीएस ही क्यों, तमाम विषय हैं जिनको पढ़ाने के लिए उनमें कुछ ट्रिक्स बना ली जाती हैं और ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। वो भी एक प्रकार का शिक्षण सूत्र ही है, उसको आसानी से छात्रों को समझा देते हैं। तो देखा जाए तो वो भी एक प्रकार का शिक्षण सूत्र ही है, जिसके माध्यम से आसानी से छात्रों को सिखाया जा सकता है। तो इस तरह से शिक्षण सूत्र का ये लाभ है। आगे लिखा है, अतः प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण कला में सफलता व दक्षता प्राप्त करने के लिए अपने विषय ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अर्थात अपना विषय तो शिक्षक मजबूती से जान ही सकता है, अपना विषय तो आसानी से वो मजबूत कर सकता है। जितना ज्ञान उसको अपने विषय के प्रति होना चाहिए, उतना ही ज्ञान एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों के बारे में भी होना चाहिए, शिक्षण पढ़ाने के तरीकों के बारे में भी होना चाहिए। जितना ज्ञान आवश्यक है विषय का, उतना ज्ञान आवश्यक है शिक्षण सूत्रों का। इससे शिक्षक को अधिकाधिक सफल बनाया जा सकता है, शिक्षण को अधिकाधिक सफल बनाया जा सकता है। शिक्षण सूत्रों का जनक हर्बर्ट स्पेंसन हैं, उनका हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। ये जो हर्बर्ट हैं, इनके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। एक पंचपदीय विधि है, पंचपदीय विधि के जनक भी हर्बर्ट ही माने जाते हैं, माने नहीं जाते हैं बल्कि इन्होंने ही पंचपदीय विधि का निर्माण किया। अब ये पंचपदीय विधि है क्या, इसको हम आपको समझाते हैं। पंचपदी विधि, हालांकि इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसको बारे में संक्षेप में बता दें। जब आप बीटीसी या बीएड करते रहे होगे, डीएलएड बीएलएड जो भी करते रहे होगे, तो उसमें देखिए लेसन प्लान बनता है। लेसन प्लान जो बनता है वो हर्बर्ट की पंचपदीय विधि पर ही बनता है। पंचपदीय मतलब जिसमें 5 पद हों, और 5 पद वही प्रस्तावना, उदाहरण प्रश्न, जो प्रस्तावना प्रश्न है, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। तो हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के आधार पर ही आप लोग लेसन प्लान बनाते रहे हैं। वो बहुत आसान तरीका होता है किसी भी लेसन को समझाने के लिए, पाठ को पढ़ाने के लिए छात्रों को।
ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ही जो है शिक्षण सूत्रों के जनक भी हैं, माने जाते हैं। संस्कृत भाषा के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र निम्नलिखित हैं, उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जिनमें से पहला सूत्र जो है, देखिए इसको पहले भी पढ़ाया जा चुका है इसलिए इसमें चिन्ह लगे हुए हैं। तो पहला सूत्र है पूर्णात अंशम प्रति, अर्थात पूर्ण से अंश की ओर। दूसरा है सरलात कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर। तीसरा है ज्ञातात अज्ञातम प्रति, ज्ञातात अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। विशिष्टात सामान्यम प्रति, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमनम अर्थात आगमन, और निगमनम मतलब निगमन। आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है। तो ये कुछ सूत्र हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि इतने ही सूत्र हैं, ये संस्कृत के लिए अनिवार्य सूत्र हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत से सूत्र हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ाने के लिए जो अनिवार्य सूत्र हैं वो ये 6 सूत्र हैं। इन 6 सूत्रों के माध्यम से संस्कृत को सरल, सुगम, आसान, वैज्ञानिकता पूर्ण, रुचिकर बनाया जा सकता है, जिससे छात्रों को आसानी से समझ में आ सकेगा। आगे चलते हैं, अब एक एक सूत्रों की व्याख्या करते हुए चलते हैं और आपको स्पष्टीकरण देते हुए चलते हैं। जैसे लिखा पूर्णात अंश संप्रति, इसका मतलब क्या है? पूर्णात अंश संप्रति का मतलब पूर्णता से अंश की ओर। पूर्णता से अंश की ओर, पहले इसको पढ़ लीजिए फिर आपको विस्तृत व्याख्या के साथ समझाते हैं। लिखा संस्कृत शिक्षण में विशेष रूप से जब कथा शिक्षण अथवा व्याकरण शिक्षण किया जाता है तब इस शिक्षण सूत्र की आवश्यकता होती है। मतलब कथा शिक्षण और व्याकरण शिक्षण में इसकी आवश्यकता होती है। इस सूत्र से व्याकरण के, इस सूत्र में व्याकरण के सूत्र या नियम को सबसे पहले छात्रों के समक्ष रखा जाता है, तत्पश्चात उसके एक एक अंश को बताया जाता है। मतलब पहले एक साथ रख दिया जाता है, उसको कहते हैं पूर्ण। फिर टुकड़ों में बताया जाता है, उसको कहते हैं अंश। पूर्ण का मतलब संपूर्ण, अंश माने टुकड़ा। फिर लिखा है उदाहरणार्थ यड़ संधि पढ़ाने के लिए इको यड़चि, इस सूत्र को पहले बताया जाता है और उसके बाद यह बताया जाएगा इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यड़ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आदि आदि आदि। इसको हम आपको ऐसे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक संधि है यड़ संधि, और यड़ संधि समझाना हुआ। यड़ संधि अगर छात्रों को समझाना है तो सबसे पहले यड़ संधि में कह दिया जाता है सूत्र। सूत्र मतलब नियम, संधियों में सूत्र होते हैं ना, सूत्र बता दिया जाएगा इको यड़च। तो ये जो इको यड़च शब्द है, ये जो इको यड़च सूत्र है, ये पूरा एक साथ पहले छात्रों को बता दिया जाएगा। पूरा लिख दिया गया इको यड़च, पूरा सूत्र छात्र के सामने आ गया। तो पूर्ण ये हो गया, ये पूर्ण आ गया। अब इसके बाद इसके अंश करेंगे। अंश का मतलब इसके टुकड़े करेंगे, विच्छेद करके एक एक अंश को बताएंगे। जैसे फिर बताएंगे कि इको यड़ में 3 पद हैं, एक है इक, दूसरा है यड़, और तीसरा है अच। और फिर बताएंगे ये तीनों प्रत्याहार हैं। अब देखो पहले पूर्ण बताया गया, फिर उसके बाद इसके अंश, एक एक अंश को बताया गया, एक एक भाग को बताया गया, एक एक टुकड़े को बताया गया। फिर उसके बाद इक क्या है ये बताएंगे कि एक एक प्रत्याहार है, इसमें 4 वर्ण होते हैं। कौन से 4 वर्ण होते हैं? ई, उ, री, लिरी, ऐसे 4 वर्ण होते हैं। अब ये इसके भी अंश को बता दिया गया। यह है। इसी तरह यड़ को बताएंगे या वार अल्लाह, इसी तरह अच को बताएंगे सारे स्वर। तो इस तरह से पहले पूर्ण, फिर अंश, फिर अंश, ऐसे फिर उसकी व्याख्या करते हुए चले जाएंगे, उसके बारे में बताते हुए चले जाएंगे, संधि क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो ये है पूर्ण से अंश की ओर। इसी तरह से जैसे कोई कथा हमको पढ़ानी है, कोई कहानी है, चैप्टर है किसी कहानी में, और बच्चों को समझाना है, तो क्या करना चाहिए, उचित क्या है? अगर हम पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं तो क्या करना चाहिए? पहले पूरी कथा को संक्षेप में समझा देना चाहिए, पूरी कहानी बच्चों को सुना देनी चाहिए बिना पढ़े। ऐसे ही आपको सारांश में पता, सारांश में उनको सुना दूं, और उसके बाद सारांश में सुनाने के बाद फिर उनको कहानी की लाइनों को पढ़ पढ़ के एक एक शब्दार्थ बताते हुए, व्याख्या करते हुए, विचार और जो केंद्रीय भाव है उसका समझाते हुए तब आप पढ़ाएंगे। पूर्ण रूप से आपने पहले संक्षेप में बता दिया, फिर अंश उसका बताते हुए चलेंगे। जैसे हम एक कहानी पढ़ा रहे थे नील सिगाला, मान लो नील सिगाला कछाड़ की कहानी है, इसको पढ़ाना है। तो नील सिगाला की पहले कहानी समझा दो कायदे से संक्षेप में, कि एक सियार था और जंगल से गांव में आ जाता है, कुत्तों के डर से जाता है, धोबी के हौज नांद में गिर जाता है। नांद में नील भरी हुई थी, नील में गिर करके वो नीला हो जाता है, बाहर निकलता है, जंगल जाता है, वो अपने आप को नीला देखता है तो सब पर रौब जमाता है। ऐसे संक्षेप से समझा दो। फिर उसके बाद एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन में शब्दार्थ बताओ, भाव बताओ, सारी विचार बताओ, सारी चीज बताते हुए उनको समझाओ। यह पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूरा, फिर टुकड़े, पहले संपूर्ण, फिर भाग। ठीक है। तो ये है, और खास करके व्याकरण शिक्षण और कथा शिक्षण में बहुत लाभकारी सिद्ध होगी ये जो विधि है, ये जो सूत्र है। ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो है, कहां गए,
यहाँ पर ये पहले बताया गया है, यही बताया गया पूर्ण से अंश की ओर। इसी लिखा आगे, इसी प्रकार कथा शिक्षण करते समय संपूर्ण कथा को पहले संक्षेप में की बताया जाता है, उसके बाद संपूर्ण कथा को विस्तार पूर्वक सुनाया जाता है, तत्पश्चात कथा के भावों कठिन शब्दों को समझाया जाता है। ये है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर समझ गए, पहले पूरा बताओ, फिर उसके टुकड़े बताओ, फिर भाग बताओ। संधि बताना पहले सूत्र बता दो, फिर उसके बारे में बताओ थोड़ा थोड़ा एक एक विच्छेद करके, क्योंकि ये जो नियम है ये संस्कृत व्याकरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। पूर्ण से कठिन सरल, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्णात अंशम प्रति। अच्छा, और आप ध्यान रखिएगा, जो ये शिक्षण सूत्रों में, या हम सीधा सीडीपी कह दें या शिक्षण अधिगम कह दें, जो भी है ये पेडागोजी जो है, इसमें जो हिंदी वर्जन है वो पूरा संस्कृत वर्जन है। जैसे लोग कहते हैं संस्कृत में कैसे आएगा, वो संस्कृत है, शुद्ध हिंदी लिखी है, सब तत्सम हिंदी लिखी है, और तत्सम हिंदी मतलब संस्कृत के शब्द। अब जैसे पूर्णात संप्रत को कुछ अलग थोड़ा लिख देंगे, पूर्ण से अंश की ओर लिखा होगा, पूर्णात संप्रत लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? इसको देख करके तो जान जाओगे पूर्ण से अंश की ओर बोल रहा है। इसलिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है संस्कृत में, ये इन नियमों को संस्कृत में रखना कठिन नहीं है। अगले शिक्षण सूत्र की ओर चलते हैं। अब जैसे अगला है सरलात कठिनम प्रति। अच्छा, इसको देख के तो तुम वैसा जान जाओगे, सरलात कठिनम प्रति माने सरल से कठिन की ओर। अब ये संस्कृत में, ये हिंदी में, दोनों एक जैसा है, क्योंकि संस्कृत जो ये शिक्षण सूत्र हिंदी में बनाया गया, शिक्षण सूत्र की पूरी पेडागोजी जो हिंदी में लिखी गई वो हिंदी की शुद्ध तत्सम शब्दावली में लिखी गई है, और तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द। तो ऑलरेडी जो इसमें शब्द है वो संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए इसको समझना आसान हो जाएगा। इस सूत्र के बारे में कहते हैं, इस सूत्र का तात्पर्य यह है, सरलात कठिनम प्रति का मतलब, वैसे तो तुम जान जाओगे, सरलात कठिनम प्रति का मतलब सरल से कठिन की ओर का मतलब पहले सरल बताओ फिर कठिन बताओ। ये तो आसान है। अगर बच्चों को हम पहले सरल बता देंगे फिर उसके बाद कठिन बताएंगे तो बच्चों में कोई भी अरुचि उत्पन्न नहीं होगी, वो विषय रुचिकर रहेगा। सरल पता है तो कठिन जानने की उनकी संभावना होगी। वैसे ही जैसे हमको छत पे जाना है, और छत पे अगर कह दिया जाए सीधे चढ़ जाओ, ऐसे पकड़ कर दीवार ऐसे कूद फान के चढ़ो, तो कठिन लगेगा। लेकिन अगर सीढ़ी से जाना है, जीने से जाना है, तो हमको आसान लगेगा, और एक एक स्टेप चलते चले जाएंगे तो वो सरल लगेगा। पहले एक सीढ़ी चढ़े, सरल लगा, दूसरी चढ़े, बहुत सरल है, उससे वो सरल, उससे वो सरल, उससे वो सरल, हम चढ़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन सीधे चढ़ने कहा जाए कर कठिन लगेगा। ये है सरल से कठिन की ओर। बच्चों को पहले थोड़ा समझाओ, फिर थोड़ा समझाओ, फिर थोड़ा समझाओ, फिर वो ज्यादा सीख जाएंगे। फिर अगर बीच में कठिन शब्द भी आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सीख जाएंगे। लेकिन अचानक पहले हम उल्टा इसको कर दें, कठिन से सरल की ओर, तो नहीं सीखेंगे। कठिन जैसे दोगे वैसे उनका दिमाग खराब हो जाएगा, कहेंगे अरे दादा इतना कठिन है कैसे हो पाएगा। वैसे जैसे तुमको संस्कृत लगती है, उसको धीरे धीरे पढ़ोगे तो सरल लगने लगेगी। कहते हैं इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि छात्रों को पहले सरल व बाद में धीरे धीरे जटिल शब्दों की जानकारी दी जाए। जटिल माने होता है कठिन, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि बनी रहे, ध्यान लगा रहे। अगर सरल से कठिन की ओर पढ़ाएंगे तो उनका पाठ में और विषय में रुचि बनी रहेगी। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल और मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बालक आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे कठिन कठिन चीजें उनको, जटिल जटिल चीजें समझने आने लगती हैं। जब तक छोटा रहता है। इसीलिए देखो ये जो घर के संबंध वाले शब्द बनाए गए हैं, ये सब शब्द सरल से कठिन की ओर के लिए बनाए गए हैं। बच्चों को देख करके ही घर के संबंध बनाए गए, बाबा, दादा, नाना, नानी, भैया, पापा, अम्मा। ये जो सरल शब्द हैं ये बच्चे बोल सकें, इसलिए ऐसे संबंध बनाए गए हैं। और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा संबंध भी बड़े बड़े हो गए, जैसे कह दिया देवरानी, जेठानी, ज्येष्ठ। तो ये बच्चों के लिए नहीं है, वो तो बड़ों में संबंध में प्रयोग किए जाते हैं। और बच्चों के लिए प्रयोग करने वाले जो शब्द हैं वो अलग हैं। दादा, नाना, मामी, नानी, देवरानी, जेठानी, ऐसे शब्द जो बड़े बड़े होते हैं, ससुर, ऐसे जो शब्द हैं ये बड़े लोग प्रयोग करते हैं, बच्चे प्रयोग नहीं करते हैं। बच्चों के लिए दादा, नाना, दादी, नानी बनाए गए हैं। इसीलिए दादा, नाना, दादी, नानी बनाए गए कि धीरे धीरे छोटे छोटे संबंध जब उनको पता रहेंगे तो बड़े संबंध पर समझ जाएंगे। यही है सरल से कठिन की ओर। पहले बड़े बड़े शब्द अगर बना दिया जाए तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कहते हैं उम्र के साथ साथ, आयु के बढ़ने के साथ साथ मानसिक विकास के जटिल बातों को समझने लगते हैं बच्चे। यदि शिक्षक प्रारंभ में ही कठिन बातों तथ्यों को छात्रों को बताने लगे तो वे उसे समझने में असमर्थ रहेंगे। अगर सीधे कठिन बताएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इससे शिक्षक का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अगर कठिन पहले बता दें, सरल बाद में बताएं तो शिक्षक का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए कहा गया है वर्णमाला के बाद संज्ञा प्रकरण पढ़ाना, माहेश्वर सूत्र के बाद प्रत्याहार। आप कभी संस्कृत में पढ़े होगे तो पहले माहेश्वर सूत्र पढ़े होगे, प्रत्याहार बाद में, क्योंकि प्रत्याहार कठिन है और ये सरल तब बनेगा जब माहेश्वर सूत्र का ज्ञान होगा आपको, ये अपने आप सरल हो जाएगा। संधि के बाद समास बनना, संधि पहले पढ़े होगे, समास पहले नहीं। अगर समास पहले पढ़ लोगे तो कठिन लगेगा,
संधि पहले पढ़ो, पहले वर्णमाला पढ़ो फिर संज्ञा प्रकरण पढ़ो। जितनी संस्कृत की मूल बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स, उन सब में देखोगे पहले वर्णमाला है फिर संज्ञा प्रकरण है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि संज्ञा प्रकरण तभी समझ में आएगा अच्छे से जब वर्णमाला की जानकारी होगी। इसीलिए अब जैसे मान लो शब्द रूप और धातु रूप को आपको जानकारी पहले हो जाएगी, तब आप कारक पढ़ोगे तो अच्छे समझोगे, और सीधे कारक पढ़ोगे, शब्द रूप धातु रूप का ज्ञान नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। यही है सरल से कठिन की ओर। जैसे बच्चों को पहले का सीखना है, फिर वो कमल बना पाएंगे। तो कमल सीधे बता दिया जाए तो नहीं बता पाएंगे, तो पहले वर्णमाला उनको सीखेंगे वो बच्चे, फिर उनको छोटे छोटे शब्द सीखेंगे, फिर बड़े बड़े शब्द सीखेंगे, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे छोटे छोटे, आपको पता होगा कि 3 सा होते हैं ऐसे, दंती सा, तालब्बी, मूर्धनी सा और तालब्बी सा। ये तीनों सा क्यों, मतलब इनका नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि तृतीय है, तालब्बी है, मूर्धनी है। अगर बच्चों को ये पढ़ाया जाए, नर्सरी, प्ले ग्रुप, फर्स्ट क्लास के बच्चों को कहा जाए तालब्बी, दंती, मूर्धनी, तो वो उनको कठिन लगेगा। लेकिन यहाँ ऐसा बता दिया, सांप वाला सा, सपेरा वाला सा, षटकोण वाला सा, सलजम वाला सा, तो आसान लगेगा। तो पहले वहां पढ़ाओ ऐसा, फिर बड़े हों बालक तो उनको दंतीय, तालब्य, मूर्धनी भी बताओ। फिर बताओ दंतीय, तालब्य क्यों? क्योंकि उच्चारण स्थान के आधार पर, जिसका उच्चारण स्थान दंत्य है उनको दंतीय कहा गया, जिनका तालब्य है उनको तालब्य कहा गया, जिनका कंठ है उनको कंठ कहा गया। तो ये है सरल से कठिन की ओर। पहले सरल चीजें बताओ फिर कठिन चीजें बताओ, उसको कहते हैं सरल से कठिन की ओर। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु है ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब पहले जो बच्चों को ज्ञात है उसको बताओ, फिर जो ज्ञात नहीं है उसको बताओ, धीरे से वहीं से पकड़ के ले चलो। अगर ज्ञात से अज्ञात की ओर ले चलोगे तो बच्चे अच्छे सीखेंगे, लेकिन जो ज्ञात नहीं अज्ञात की ओर सीधे ले चलोगे तो पता नहीं है। एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं, जब आप लोग लेसन प्लान बनाते थे तो उसमें प्रस्तावना प्रश्न, ये ज्ञातात अज्ञात की ओर होता है, अज्ञातम प्रति। उसमें 3 प्रश्न बनाते थे। पहला प्रश्न होता था जो बच्चों को ज्ञात होता था, सब उसका उत्तर दे देते थे। दूसरा प्रश्न होता था जो कुछ बच्चों को ज्ञात होता था, कुछ को नहीं। और तीसरा किसी को ज्ञात नहीं होता था, जिसको हम कहते हैं समस्यात्मक प्रश्न। बस उसी प्रश्न से हम आगे पढ़ाना शुरू करते थे। वही है ज्ञात से अज्ञात की ओर। और ज्ञात से अज्ञात की ओर किताबों में भी मिलता है। जब आप मैथ की किताब उठाइए, 1 से 8 तक किसी क्लास की उठाइए, तो उसमें देखिए जो पहला दूसरा लेसन होगा पुनरावृत्ति दिया होगा, पुनराभ्यास, पुनरावृत्ति, ऐसे करके। पुनरावृत्ति का मतलब पुनः दोहराना। किसको दोहराएंगे? जो पहले पढ़ के आए उसको। संस्कृत में जाइए, 6 की किताब उठा लीजिए संस्कृत की, उसमें लिखा होगा पुनरावृत्ति 1, पुनरावृत्ति अभ्यास 2। मतलब पुनरावृत्ति जो, और पुनरावृत्ति में 6 में है क्या जो 5वें में पढ़ के आए हैं, तो 2 लेसन पुनरावृत्ति के लिए क्या है वो सरल है। अगर उसको पहले बताएंगे तभी तो कठिन की ओर चलेंगे वो। ये इसी आधार पर रखा गया है पुनरावृत्ति वाले अभ्यास कि सरल से कठिन की ओर। हम पहले सरल बता दे फिर कठिनाई की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये है सरल से कठिन की ओर। आगे चलते हैं अज्ञात से अज्ञात की ओर। नहीं सॉरी, थोड़ा गलत बता दिया। ये सरल से कठिन की ओर नहीं, ज्ञात से अज्ञात की ओर है कि पुरानी चीजें उनको ज्ञात हैं, उसको पहले बताया गया, और जो नहीं ज्ञात है उसको आगे बताएंगे। वही पुरानी बात दिमाग में चल रही थी। तो यहाँ पर यह है क्षम्यताम। तो यहाँ जो है पहले जो पुनरावृत्ति दिया जाता है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर के लिए दिया जाता है। पहले उनको ज्ञात है पुनरावृत्ति, पहले पिछले साल पढ़ के आए हैं, फिर से 1-2 लेसन में पढ़ाया, फिर आगे कठिन की ओर चलेंगे। ठीक है, अज्ञात की ओर चलेंगे जो उनको ज्ञात नहीं है। तो वही यहाँ कहा गया है कि इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को छात्रों के ज्ञात ज्ञान, पूर्व ज्ञान को जांच कर उसी के आधार पर नए ज्ञान, अज्ञात ज्ञान देना चाहिए। पहले पुराना ज्ञान देखे क्या है, तब नया ज्ञान दे। अच्छा, जो कुशल शिक्षक हैं वो जब पढ़ाने जाएंगे पहली बार, जैसा कि नई क्लास जुलाई में स्टार्ट हुई, नया सेशन स्टार्ट हुआ, पहली बार जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे से पूछते हैं, बच्चों पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? बच्चे बताएंगे ये पढ़ा था। अच्छा, और क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था। फिर अध्यापक कहेगा क्या ये पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, आज हम तुमको पढ़ाते हैं ये पढ़ा था। तो बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी, अच्छा हमको सर ने वहां ये पढ़ा था, उसी से संबंधित आगे भी है, और मजा आएगा पढ़ने में उनको। तो ये है, वही कहा गया है कि पूर्व ज्ञान को जांच कर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान, अज्ञात ज्ञान देना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्रों का पूर्व ज्ञान अवश्य जान लेना चाहिए और उसी को आधार बनाकर नवीन ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। पूर्व ज्ञान वही कि वो क्या पढ़ के आए हैं। नवीन तथ्य छात्रों के लिए कठिन होते हैं, अगर हम सीधे नवीन तथ्य पढ़ाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए कहा गया है, भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी पहले करवाकर तत्पश्चात उसी वर्ण से संबंधित 1 से अधिक वस्तुओं की जानकारी करवाई जा सकती है। यह भी किया जा सकता है, यह भी ज्ञात से अज्ञात की ओर के अंतर्गत ही आएगा।
जैसे कहते हैं का से हमने पहले बच्चों को कलम सिखा दिया, पहली बार में हमने मान लो किसी क्लास में हमने कलम सिखाया या कुछ भी शुरुआत में सिखा दिया, फिर पहली क्लास में सिखा दिया, फिर अगली क्लास जब होगी तो हम बताएंगे बेटा कल कलम सिखा था का से, उसी का से कमल भी बनता है, उसी का से कलश भी बनता है, उसी का से कबूतर भी बनता है। इसी तरह जब खा का परिचय करा देंगे, फिर खा के परिचय से खरगोश परिचय करा दिया एक बार, फिर कहेंगे उसी खा से खत भी खड़ाऊ भी बनता है। ये भी पूर्व ज्ञान पे आधारित रहेगा और ये भी अज्ञातात अज्ञातम प्रत रहेगा कि पहले उनको खा का ज्ञान था, फिर उसी अक्षर को लेकर के हम नए नए शब्द बनाते रहेंगे। ये है ज्ञातात अज्ञातम प्रत, ज्ञात से अज्ञात की, जो पहले ज्ञात है उसको ले लिया जाए, जो ज्ञात नहीं है उसको। अच्छा, ये सूत्र जो है इनको उदाहरणों पर रख करके आप नए नए उदाहरण भी तैयार करते रहिएगा, क्योंकि पेपर में जो उदाहरण हम दे रहे हैं वो नहीं पूछा जाएगा, पूछ भी सकते हैं लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो नए नए उदाहरण दे करके पूछा जाएगा, उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अगला सूत्र है विशिष्टात सामान्यम प्रति, विशिष्ट से सामान्य की प्रति। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि इस पर एक बार हम पढ़ा चुके हैं इसलिए इस पे पहले से कुछ चिन्ह है, मार्क हैं। देखिए विशिष्टात सामान्यम प्रत होता क्या है। विशिष्टात सामान्यम प्रत का मतलब होता है विशिष्ट सी चीज उनको पहले पता है, या विशिष्ट पहले बता दो, सामान्य चीजें बाद में बताओ। इसको पहले देख लीजिए, इसमें समस्या समझने में आएगी, हम इसको समझाते हैं। जैसे लिखा, इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को छात्रों के सामने सबसे पहले किसी विशिष्ट प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। कहते हैं सूत्र के अनुसार शिक्षक को छात्रों के सामने सबसे पहले किसी विशिष्ट प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। कोई प्रकरण है, उस प्रकरण से संबंधित छात्रों के सामने कई उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, फिर उन्हीं की सहायता से, उन्हीं प्रकरणों की सहायता से नियम और सिद्धांत स्पष्ट करना चाहिए। शिक्षक द्वारा स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके छात्रों को निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अब देखो ये मतलब क्या है। मतलब हम मान लो कि छात्रों के अनुशासन को लेकर के कहते हैं। जैसे कोई छात्र है, वो अनुशासित नहीं रहता है, घूमता रहता, टहलता रहता, तो उसको समझाओगे। उसको समझाने के लिए भी विशिष्टात सामान्यम प्रत का प्रयोग किया जाएगा, उससे बच्चे सीख भी मिलेगी। ये भी पढ़ाई है, ये भी अधिगम है, यही भी सीखना है। जैसे कोई अनुशासित नहीं रहता तो उसको समझाने के लिए हम प्रयोग करेंगे कि देखो बेटा, अनुशासित नहीं रहोगे तो तुम हाई स्कूल में फेल हो जाओगे। फलाने का लड़का देखो, कक्षा 8 तक बहुत बढ़िया था, 9th में जाते जाते उसकी संगत बिगड़ गई, वो खराब लोगों के साथ रहने लगा, इसकी वजह से पढ़ाई कमजोर हो गई, फेल हो गया। धमाके के लड़के देखो, उसके साथ वो कक्षा 5 तक बढ़िया पढ़ता था, फिर धीरे धीरे संगति बिगड़ी, कमजोर होता चला गया, फिर फेल हो गया। अब कुछ नहीं करता है, ढेला लगाता है। फलानवा को देखो, उसको 2-3-4 उदाहरण पहले प्रस्तुत करो। ये है प्रकरण से संबंधित, जो है छात्रों के सामने प्रकरण, विशिष्ट प्रकरण से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इनको देखो, उनको देखो, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, नहीं पढ़ पाए। और फिर उसके बाद कहा गया है उन्हीं की सहायता से सिद्धांत व नियम बताओ। फिर संस्कृत की कोई सूक्ति बता दो, या हिंदी का कोई दोहा आदि बता दो। संस्कृत की सूक्ति बता दो, कौन कि संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति। सूक्ति बता दो कि संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति। इसका मतलब बताओ उनको कि संसर्गजाः मतलब होता है साथ, संगति। संगति से दोष गुणा, दोष और गुण दोनों भवन्ति माने होते हैं। संगति से ही गुण होते हैं और संगति से ही दोष भी होते हैं। फिर बताओ, उनकी संगत खराब थी इसलिए फेल हुआ, क्योंकि कक्षा 8 तक संगत अच्छी थी तो अच्छा पढ़ता था। इसलिए तुम्हारी संगति अच्छी होनी चाहिए, तभी तुम आगे कुछ कर सकते हो। संगति अगर खराब है तो कुछ नहीं कर सकते हो। फिर जैसी संगत बैठिए वैसो ही फल दिन। फिर चाहो तो हिंदी में बता दो, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। कहते केला, सीप और सांप का मुख, तीनों देखो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र का जल तीनों में सेम गिरता, समान रूप से गिरता है, तो तीनों में चीजें अलग अलग बनती है। कदली में गिरता है तो कपूर बनता है, सांप के मुख में गिरता है तो विष बन जाता है, सीप में गिरता तो मोती बनता है। स्वाति का बूंद पानी एक ही है, चीजें अलग अलग हैं, इसलिए संगति अलग अलग होने से अलग अलग चीजों का निर्माण हुआ। इसलिए जैसी संगति में बैठोगे, अच्छे लोगों की संगत में बैठोगे तो अच्छा होगा, बुरे लोगों की संगत में बैठोगे तो बुरा होगा। बच्चे इसे सीखेंगे,
और यही है विशिष्टार्थ। पहले तुमने विशिष्ट उदाहरण उनको दे दिए, फिर सामान्य एक बात बता दी, जो सारी बात यही सामान्य, ये सामान्य एक बात हो गई, ये एक जो है सिद्धांत हो गया सामान्य, ये सामान्य नियम हो गया, इसका प्रयोग कर लिया तुमने। जो कदली सीप भुजंग मुख वाला दोहा जो था सामान्य नियम हो गया, उसका प्रयोग कर लिया। तो ही कहा गया है कि शिक्षक और छात्रों को सामने सबसे पहले किसी विशिष्ट प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत कर देने चाहिए। यही उदाहरण दो कि फलाना नामक लड़का ऐसे हुआ, बिगड़ गया, वैसे बिगड़ गया, तुम नहीं सुधरोगे तो तुम भी बिगड़ोगे, फिर उदाहरण प्रस्तुत कर देना चाहिए। नहीं, सहायता सिद्धांत और नियम प्रस्तुत कर देना चाहिए। नियम प्रस्तुत करने के बाद ये नियम प्रस्तुत कर दो। इसी तरह से और भी तमाम है, कुछ भी सिखाना है, हर तरह के नियम है। सूक्तियां जो है नियमों पर ही आधारित हैं। फिर उसके बाद कहा गया है कि प्रस्तुत करके छात्रों को निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर निष्कर्ष निकालने के लिए उनको बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ, खुद सोचो। तो बच्चे सोचेंगे, अच्छा सही कह रहे हो, हम देखे थे वो उसके साथ घूमता था, वो भी घूमता था, इसको भी घुमाता था, इस तरह से। तो वही किया गया है। यह सूत्र छात्रों को निरीक्षण, परीक्षण, विचार, चिंतन आदि करने के अवसर प्रदान करता है। ये जो शिक्षण सूत्र है विशिष्टा सामान्यम प्रति, छात्रों को निरीक्षण, परीक्षण और विचार, चिंतन आदि करने का अवसर प्रदान करता। प्रश्न आ सकता है कि छात्रों को निरीक्षण, परीक्षण, विचार, चिंतन आदि अवसर कौन प्रदान करता है? तो विशिष्टा सामान्यम प्रति। अतः इससे बच्चे रुचिपूर्वक सीखते हैं, जिससे प्राप्त ज्ञान स्थायी हो सकता है। जो ज्ञान प्राप्त करेंगे बच्चे उससे स्थायी हो जाएंगे। ये तो हमने बच्चों की सीख के लिए बताया। इसी तरह का और भी उदाहरण तुम दे सकते हो। पहले उदाहरण प्रस्तुत करो, फिर नियम और सिद्धांत बता दो। यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद नियम सिद्धांत बताना एक प्रकार से निगमन आगमन में भी आ जाता है। आगमन में भी है, लेकिन आगमन थोड़ा इससे अलग हट करके है। आगे चलते हैं अगले सूत्र की ओर। उसी का भी थोड़ा हिस्सा है कि शिक्षण का आरंभ आगमन से करना चाहिए। देखो आगमन के हिस्से हम बता रहे थे ना कि शिक्षण का आरंभ आगमन से करना चाहिए एवं निगमन पर समाप्त कर देना चाहिए। ये जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्टात् सामान्य प्रति, आगमन से। आगमन में भी यही होता है, पहले उदाहरण बताओ फिर नियम बताओ। लेकिन यहाँ क्या करना है, दोनों का प्रयोग करना है। उसमें केवल आगमन तब होगा जब उदाहरण बता के नियम बताओ, निगमन तब होगा जब नियम बता के उदाहरण बताओगे। लेकिन इसमें दोनों का प्रयोग तुमको लगा देना है, बस विशिष्टात् सामान्यम प्रति हो जाएगा। इस सूत्र के अनुसार पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तत्पश्चात सामान्य नियमों की स्थापना की जाती है। उदाहरण के लिए क्या, संस्कृत हिंदी में सूक्त एक विशिष्ट विचार से संबंधित होती है, परंतु उसकी व्याख्या सामान्य संदर्भों में की जाती है। जैसे ये, अब ये भी जैसे लिखा हुआ है कि अंगारा सतधौतेन मलित्वम न मुंचत, जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति है, दुष्टता नहीं छोड़ रहा बार बार, तो उसको समझा सकते हो कि दुष्ट व्यक्ति दुष्टता नहीं छोड़ना है, जबकि उनको छोड़ देनी चाहिए। फिर सूक्ति बोल दो वहां, उससे बच्चे चिंतन करेंगे, उससे बच्चे विचार करेंगे कि अंगारा सतधौतेन मलित्वम न मुंचति। अंगार मतलब कोयला, यहाँ अंगार मतलब आग होती है, लेकिन यहाँ अंगार का मतलब कोयला। कोयला चाहे जितना तुम धो डालो, सैकड़ों बार धो दो, साबुन सब लगा के धो डालो, लेकिन कभी भी उसका कालापन खत्म नहीं होता है। ऐसे बता दो। दुष्ट व्यक्ति चाहे जितना हो जाए, लेकिन दुष्टता कभी छोड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले सूत्र की ओर। और अगला सूत्र है आगमन। आगमन का मतलब उदाहरण से नियम की ओर। इसमें कहा गया कि यह सूत्र व्याकरण शिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। व्याकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और जिसमें आगमन के द्वारा उदाहरण देकर नियम बताते हुए विषय प्रस्तुत किया जाता है, तथा निगमन में व्याकरण नियम को बताकर उदाहरणों के द्वारा विषय बोध करवाया जाता है। देखो दोनों के बारे में इसमें थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है। आगमन विधि वैज्ञानिक निरीक्षण की विधि है, जो अंततः किसी निगमन पर पहुंचती है एवं उसे प्रमाणित करती है। छात्रों द्वारा ही तथ्यों और नियमों की खोज करना इस सूत्र का मूल है। छात्रों के द्वारा ही तथ्य और नियमों की खोज करना इस सूत्र का मूल है। छात्र ही इसमें सब खोजेंगे। व्याकरण शिक्षण हेतु उदाहरण से नियम की ओर जाना अर्थात आगमन विधि को ही उपयुक्त माना जाता है। सबसे उपयुक्त विधि है आगमन। और कहते हैं व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि नियम से उदाहरण की ओर जाना अर्थात निगमन विधि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। जो निगमन विधि होती है उसको छोटे बच्चों के लिए उचित नहीं मानी जाती है, लेकिन आगमन विधि छोटे बच्चों के लिए भी उचित मानी जाती है। मतलब नियम से, अब देख लो यहाँ, अगर आगमन उदाहरण से नियम की होता है और निगमन नियम से उदाहरण की होता है, इसका मतलब हुआ व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि नियम, जो निगमन है वो व्याकरण की प्राचीन विधि है और आगमन है नवीन विधि। अब इसको हम ऐसे आपको समझाते हैं। जैसे पहले दे दिया जाए उदाहरण, जैसे मान लो हम एक शब्द लिखते हैं चंदन, हम यहां लिखते हैं ऐसे चंदन।
और फिर उसके आगे लिख देते हैं चंदन ऐसे। फिर बच्चों से कहेंगे बताओ कौन सा सही है, फिर दूसरा जैसे लिख देते हैं अंकित, और फिर अंकित को ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद लिख देते हैं पंपा, और पंपा को ऐसे लिख देते हैं। अब उसके बाद हम छात्रों से कहते हैं कि चलो बताओ कि इसमें और इसमें कौन सा सही है, तो बच्चे बताएंगे दोनों सही है। संस्कृत व्याकरण की नजरिया से देखा जाए तो सर्वाधिक शुद्ध है, और प्रयोग इसका भी होता है। फिर हम कहेंगे अंतर बताओ, तो बच्चे यहीं पर विचार करेंगे। हम बच्चों में रखेंगे कि देखो यहाँ 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 अनुस्वार है, और यहाँ सब अनुस्वार गायब हो गया है, यहाँ अनुस्वार के स्थान पे ना, यहाँ अनुस्वार के स्थान पे अंगा, और यहाँ अनुस्वार के स्थान पे मां बन गया, क्यों बना? तो बच्चे खोजेंगे, विचार करेंगे ऐसा क्या है, आखिर अनुस्वार हटा यहाँ पंचमाक्षर बना, तो अनुस्वार हट के सारे में सेम पंचमाक्षर क्यों नहीं बन गया? यहाँ अनुस्वार हटा तो ना रूपी पंचमाक्षर बना, यहाँ अनुस्वार हटा तो अंगा रूपी पंचमाक्षर बना, यहाँ अनुस्वार हटा तो मां रूपी पंचमाक्षर बना, सब में समान रूप से पंचमाक्षर क्यों नहीं बना? तो बच्चे विचार करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि यह जो विधि है, इस विधि में छात्रों द्वारा ही तथ्यों और नियमों की खोज करना इस सूत्र का मूल है। छात्र स्वयं नियम ढूंढे इसमें, हालांकि शिक्षक बाद में बताएगा, लेकिन छात्र स्वयं नियम ढूंढे तो ज्यादा ठीक है। फिर नियम कैसे ढूंढेगा? तो छात्र से कहेंगे क्यों ऐसा हुआ बताओ, यहाँ अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर बना तो अलग अलग क्यों बना? तो बच्चे ढूंढेंगे, अगर ढूंढ लेते तो ठीक है, और नहीं तो फिर नियम बताया जाएगा, शिक्षक बताएगा नियम, लेकिन ढूंढने में मदद करेगा, उनको ढूंढने के विचार करने की क्षमता ये उत्पन्न करेगा। कहेंगे कि देखो यहाँ अनुस्वार के बाद दा है, और दा का पंचमाक्षर क्या होता है? ना, इसलिए अनुस्वार के स्थान पे ना हुआ। यहाँ अनुस्वार के बाद का है, का पंचमाक्षर क्या हुआ? अंगा, इसलिए यहाँ अंगा हुआ। यहाँ अनुस्वार के बाद माँ है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पे माँ हुआ। फिर बताओगे अनुस्वार के बाद अगर शब्द के मध्य में कहीं अनुस्वार है और उसके बाद कोई भी पंचमाक्षर आ जाता है, सॉरी, अनुस्वार के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाता है, तो अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर होता है। जैसे कि यहां पर अनुस्वार के बाद देखो दा आया है, तो दा वाला पंचमाक्षर ना हुआ। अनुस्वार के बाद का आया है, इसका पंचमाक्षर अंगा हुआ, यहां पर मां हो गया। तो पहले हमने उदाहरण दिया और बाद में नियम बताया कि अनुस्वार के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो अनुस्वार के स्थान पर उसका पंचमाक्षर होता है बाद वाले व्यंजन वर्ण का। तो बच्चे समझेंगे। अब पहले उदाहरण दिया गया, फिर अब बाद में नियम बताया गया, तो इसको कहते हैं आगमन, जहां उदाहरण पहले देकर नियम बताया जाए। और इसी को उल्टा कर दो, नियम पहले बता दो फिर उदाहरण दे दो, तो उसको कहते हैं निगमन। नी से नियम, नी से निगमन, जहां नियम पहले वो निगमन, शेष इसी का उल्टा आगमन होता है। तो इसीलिए अच्छा इसमें कहा गया है आगमन जो है ये आधुनिक विधि है, और निगमन जो है परंपरागत या प्राचीन विधि है। उसका प्रयोग परंपरागत रूप से या प्राचीन विधि के रूप में किया जाता है। प्राचीन पद्धति में, गुरुकुल पद्धति में क्या होता था, संस्कृत में पहले सूत्रों को रटवा दिया जाता था, नियमों को रटवा दिया जाता था। एक साल नियमों को रटाएंगे, दूसरे साल व्याख्या करेंगे, इस तरह होता था। तो पहले सूत्रों को रटवा दिया जाता था, फिर व्याख्या करके उदाहरण दिए जाते थे, तो वो किसमें आ गया? निगमन में आ गया। यही पहले होती थी, उसको पद्धति का प्रयोग होता था। फिर यहाँ लिखा हुआ है व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि नियम से उदाहरण की ओर, अर्थात निगमन विधि लिखा हुआ है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो छोटे बच्चों के लिए व्याकरण के लिए कौन सी उपयुक्त विधि है? आगमन विधि। तो पूछा जाएगा कि छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी या जूनियर स्तर के लिए अगर कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है व्याकरण सीखने के लिए, तो तुरंत बताओगे आगमन विधि। आगमन विधि कैसी विधि है? ये आधुनिक विधि है, नवीन विधि कह सकते हैं। और निगमन विधि प्राचीन विधि है। ठीक है, अब निगमन की ओर चलते हैं। देखो निगमन विधि, अब निगमन विधि के वहां क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर। कहते हैं यह सूत्र व्याकरण शिक्षण की परंपरागत शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। जो यह निगमन सूत्र है यह परंपरागत शिक्षण विधि में आता है, और आगमन किस में आता है? नवीन शिक्षण विधि में। और यह परंपरागत मतलब प्राचीन शिक्षण विधि, जिसमें पहले नियम बताकर फिर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पहले नियम फिर उदाहरण। यह विधि आगमन विधि के विपरीत होती है। उदाहरण पहले छात्रों को संधियों के सूत्र नियम बताकर फिर उदाहरण प्रस्तुत किया जाना। अगर पहले संधियों के सूत्र या नियम बता दिया जाए फिर उदाहरण प्रस्तुत किया जाए
तो निगमन है। और जहां पर पहले उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाए, फिर नियम बताया जाए, फिर सूत्र बताया जाए, तो वो आगमन हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। आगमन जो विधि है, जो आगमन विधि होती है, ये नवीन विधि है। कैसी विधि है? नवीन विधि है व्याकरण सिखाने की। और जो निगमन विधि है, ये कैसी विधि है? ये कैसा सूत्र है? ये प्राचीन विधि है। अब प्राचीन विधि है तो इसमें क्या करते थे? इसमें पहले नियम बताते थे, फिर उदाहरण बताते थे। इसमें पहले उदाहरण बताते हैं, फिर नियम बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है शिक्षण सूत्र थे कुछ, जिनको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और संस्कृत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र हैं। यदि आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि की तैयारी करना, टीजीटी, पीजीटी, संस्कृत नेट, संस्कृत से नेट आदि की तैयारी करना है, तो आप हमारे संस्कृत के यूट्यूब चैनल संस्कृत रिस्कुलम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। आज से हमने इस पर शिक्षण विधियां पढ़ाना स्टार्ट किया। अभी तक हम पुराने पेपर हल करवा रहे थे, व्याकरण के कुछ नियम बता रहे थे। अब व्याकरण के नियम और पुराने प्रश्न पत्रों के साथ ही साथ हम शिक्षण विधियां भी आपको पढ़ाएंगे। पेड़ोलॉजी आदि जो भी बिंदु हैं वो लेकर के आपके सामने आएंगे। और खास करके जो प्रश्न पत्रों में ज्यादातर पूछा गया है, ऐसे बिंदुओं को लेकर जरूर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, पुनः मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।